Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का 4th चैप्टर जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो जब कोई इंसान सोचता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, तो ऐसे सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं जिनको दूर करके, जिनको हटा के उसे आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंसेस उसके रास्ते में आ जाते हैं जो कि उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। अगेन उन्हें हटा के उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है और एंटरप्रेन्योर सिर्फ वही इंसान बन पाता है जो उन्हें आराम से हटा ले। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उन सारे बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स के रास्ते में आते हैं और इन्हें हमने क्लासिफाई किया हुआ है 2 पार्ट्स में। बट इस वीडियो को समझने से पहले या सुनने से पहले या देखने से पहले आप इससे प्रीवियस जो वीडियो थी ना, जो कि रिस्क पे बेस्ड थी, वो देख के आइए। रीज़न बीइंग, जो पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, वो समवट कनेक्टेड हैं जो पॉइंट्स हमने वहाँ पे पढ़े थे उनसे। तो अगर आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ ली ना, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह समझ में आ जाएगी। It says the factors which inhibit the growth of entrepreneurship may be classified under 2 categories. किसी भी एंटरप्रेन्योर की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने का जो काम करते हैं वो 2 टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। मतलब इन्होंने बैरियर्स को क्या किया, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया उनकी। पहला पार्ट दे आर कॉलिंग इट एनवायरमेंटल बैरियर्स और दूसरे पार्ट को ये बोल रहे हैं पर्सनल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स का मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में एक मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने हमें आगे बढ़ने से क्या किया, रोक दिया। वेयर एज पर्सनल बैरियर्स में बेसिकली दे से कि इंसान जो ह्यूमन नेचर होता है ना, ह्यूमंस की वजह से जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, सो एनवायरमेंटल फैक्ट बैरियर्स में इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़वा देती हूँ। इट सेज द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑफ्टन इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट होती है वो यूजुअली इन्फ्लुएंस होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से, जो कि हो सकते हैं इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। दीज कंडीशंस और फैक्टर्स में हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन द इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये बोलते हैं वी आर नॉट सेइंग कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेंगे, ये हमेशा बैरियर बन के उनके सामने आएंगे। ये पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको रिस्क में भी बताया था कि हर फैक्टर के कुछ भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। लाइक कोविड का एग्जांपल दिया था कि कोविड के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो बिल्कुल दब गई, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉस्परस बन गई। तो क्या हुआ, एक ही चीज़ ने 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट वे में इम्पैक्ट किया। तो ऐसे ही ये कहने की कोशिश करें कि हर एक पॉइंट, हर एक फैक्टर, हर एक फर्म को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, नॉट नेसेसरी, इट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। देखिए, ऐसे मानिए आप हैं ये, ठीक है, और ये आपका बिजनेस है। ये आपका क्या है, बिजनेस है। ये आप हैं, ये आपका बिजनेस है और आप बेसिकली फर्स्ट से किस चीज़ का बिजनेस बनाए हम आपका, चलो किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आपकी पॉलिसी आप क्रेडिट पे सेल करते हैं। आप क्रेडिट पे बेचने में बिलीव रखते हैं, आप बहुत सारे लोगों को क्रेडिट पे पैसे मतलब सामान दे देते हैं, उधारी पे सामान दे देते हैं काइंड ऑफ। अब आपने नोटिस किया कि 100% क्रेडिट पे गई हुई सेल्स में से सिर्फ 70% ही आपके पास वापस आ रहा है, 30% आपका बैड डेट्स में जा रहा है। नाउ आई होप बीइंग अकाउंट स्टूडेंट्स आपको बैड डेट्स का मतलब पता होगा। जिनको नहीं पता, अदिति मैम की वीडियो नहीं देख रहे हो अच्छे से तुम्हें। बैड डेट्स का मतलब होता है कि भैया किसी ने आपसे उधारी ली थी, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आप उस उधारी को भूल जाइए, वो आपको पैसे नहीं लौटाने वाला है। बहुत बार ऐसे दोस्त लोग करते हैं ना
जैसे मेरे स्कूल में कुछ फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स क्या मतलब दे वर इन द सेम क्लास, तो पायल 100 रुपये दोगे क्या, पायल 10 रुपये दोगे क्या, तो ले जाते थे ऐसे 10-20 रुपये कैंटीन के लिए उधार मांग के कि आई विल पे यू टुमारो, ये कल कर दूंगा मैं पैसे, ये वो कर दूंगा, और वो पैसे दोबारा कभी आए नहीं। और वो इतनी मीगर अमाउंट होती थी कि मांगते हुए भी शर्म आती थी कि 100 रुपये तो क्या ही मांगे यार, 10 रुपये तो क्या ही मांगे यार, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पंजाबियों में वैसे भी ना पैसे को लेके शर्म कुछ ज़्यादा ही होते हैं, वी डोंट आस्क फॉर मनी, हम स्पेंड कर देंगे, लेकिन जब मांगने की बात होती है ना तो थोड़ा सा हम पीछे हट जाते हैं। बट थैंक्स टू लाइक माय फ्रेंड्स, बचपन से ही मेरे फ्रेंड्स जैन सिंधी ये लोग रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल प्रिपेयर किया हुआ है कि कुछ भी हो, 10 रुपये भी हो, मांगना मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ी बहुत रकम तो मांग लेती हूँ कभी कभी सिनारियो में, आई जस्ट लेट इट गो। सो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया, 30% आपको पूरी उम्मीद होगी कि मिलने वाले ही नहीं हैं तुम्हें। अब तुम्हारा ये प्लान था कि 100% जो क्रेडिट सेल तुमने की है, इससे जो पैसे आएंगे उससे तुम नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या नया प्रोडक्ट बनाना शुरू करोगे, पर 70% ही पैसे आए, 30% तो आए नहीं। मतलब तुम्हारे एक्सपेंशन की प्लान क्या हो गए, फेल हो गए। यहाँ पे जो फैक्टर तुम्हारे लिए बैरियर बन रहा है ना, वो कौन सा है, वो इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है। सो basically what they say, the factors which are responsible for economic development such as land, labor, capital, material, market, etc. are equally responsible for the development of entrepreneurship. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, मार्केट, यही कहीं ना कहीं इन अ वे आपके लिए बैरियर भी बन सकते हैं। कैसे? Thus an environment where all these factors are available to the entrepreneurs will naturally support and promote entrepreneurship. On the other hand, if any of these factors are not available or are inadequate quality or quantity, they can become barrier to the entrepreneurship. ये बोलते हैं अगर ये सारे factors प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है या जो प्रेजेंट है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्वांटिटी पूरी नहीं है, तो ये आपके लिए बैरियर भी बन सकती है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ जहां आपकी पूरी ग्रोथ इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वहीं पे इनकी इनएडिक्वेसी काइंड ऑफ आपके लिए बैरियर बन सकती है। क्या समझे? ये समझे कि जो चीज अगर सही क्वांटिटी में है, सही तरीके से है, वो तो तुम्हें फायदा पहुंचा देगी, लेकिन अगर उसी चीज की क्वांटिटी कम हो गई, इनएडिक्वेसी हो गई, तो वही तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, बैरियर बन जाएगी। पैसा है, बहुत बढ़िया बात है, पैसे की किल्लत है, बैरियर बन गया। मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, बहुत बढ़िया बात है, रिसोर्सेज की किल्लत हो गई है, गलत बात हो जाएगी, बैरियर बन जाएगी। लेबर है, लेबर तुम्हारे यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में है, जितने चाहिए थे उतने लोग तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर लेबर कम पड़ गई, प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगेन बैरियर बन जाएगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो सारे जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चढ़ा भी सकते हैं, एट द सेम टाइम वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को नीचे भी ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश रिटर्न्स एंड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। अगर कैश की अनअवेलेबिलिटी है, क्योंकि तुमने क्रेडिट पे सेल किए थे, आधे तो ऐसे ही भग गए, तो कैश तुम्हें मिल नहीं पाया, तो कैश की अनअवेलेबिलिटी है, तो ऐसे सिनारियो में तुम्हें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस तुम्हारी रुक जाएगी, तुम नई चीज़ें लॉन्च नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज सोशल। सोशल में हमेशा याद रखना लोगों से कनेक्टेड चीजें लिखी होंगी, सोसाइटी से कनेक्टेड चीजें लिखी होंगी, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले आदमी औरत हुआ करते थे, ठीक है, अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है अभी गायब हो गए हैं, अभी भी होते हैं, लेकिन इक्वेशंस चेंज हो गए हैं। पहले ये होता था, आदमी का काम होता था बाहर जाके पैसा कमाओ, और औरत का काम होता था घर में रह के क्या करो, हाँ मतलब घर की ड्यूटी संभालो, ठीक है। हस्बैंड का क्या काम होता था, बाहर जाके पैसा कमा के आए, औरत का क्या काम होता था, घर पे रह के घर संभाले, बच्चों को संभाले, बूढ़े माँ बाप को संभाले, घर की जिम्मेदारियां उठाए, पति जो पैसा कमा के आया उसको सही से खर्च करे, ठीक है। तो पहले ये चीज़ें रहती थी। तो ऐसे में जब थका हारा पति घर वापस लौट के आता था, तो बीवी के हाथ में खाने की थाली फ्रेश फ्रेश तैयार होती थी कि आओ तुम्हें खिलाऊं खाना, फ्रेश फ्रेश, ठीक है।
और मतलब 56 भोग खिलाया करते थे, कुछ भी इंटरेस्टिंग बना दिया, हर रोज़ कुछ ना कुछ बढ़िया बनाया, पूरे दिन के 3 मील्स प्रॉपर ले रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर डायनामिक्स चेंज हो गए। हुआ ये कि मियाँ बीवी दोनों ही बाहर जाके काम करने लग गए। जो बीवी पहले आज तक घर में काम कर रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, आज की डेट में वो भी बाहर निकलने लग गई घर से। मानते हैं ना, आज की मॉडर्न सोसाइटी में ये होता है, देयर इज इक्वालिटी कि भैया लड़का लड़की दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। एंड एवरीबडी प्रेफर्स कि दोनों ही काम करेंगे। खर्चे इतने बढ़ गए हैं यार, एवरीबडी प्रेफर्स कि घर में एक्स्ट्रा इनकम आए, तो दोनों ने जाना स्टार्ट कर दिया। अब खाने का क्या होगा, क्योंकि पहले तो बीवी घर पे फ्री रहती थी तो खाना बना लेती थी, अब बीवी इज ऑल्सो वर्किंग, बंदा इज ऑल्सो वर्किंग, खाने का क्या करोगे। एक ऑप्शन है मेड लगा लो, बट बहुत सारे लोगों को मेड के हाथ का खाना वो नहीं होता, खाया नहीं जाता, बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसे सिनारियों में रेडी टू ईट फूड की कॉन्सेप्ट आई। रेडी टू ईट फूड की कॉन्सेप्ट आई। 2 मिनट में मैगी तैयार, 2 मिनट में सूप तैयार, 2 मिनट में ये तैयार, 2 मिनट में वो तैयार। मेरा एक दोस्त है, ही लिव्स इन कनाडा, ठीक है। तो अभी परसों मेरी उससे बात हो रही थी, उसने ना अभी अपना घर शिफ्ट किया है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, तो नया किचन था, तो ही वाज लाइक अभी मेरा ना थोड़ा कुक करने का मन नहीं कर रहा। अब 1-2 हफ्ते तो उसने बाहर से खा लिया, टिम हॉर्टन्स बहुत पसंद है उसको, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है। टिम हॉर्टन्स अभी दिल्ली में भी खुला है, काफ़ी फेमस हो रहा है, बहुत मतलब एक लड़का है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, टिम हॉर्टन्स के ही रील्स बना रहा है, और मैं सारे उसके रील्स देखे थे, मज़ेदार ज़बरदस्त रील्स बना रहे हैं उसके। बट एनीवेज चलो वो दूसरी बात है। तो ये बेसिकली बाहर से खा रहा था, 1-2 हफ्ते तो उसने बाहर से खाया, तो इसकी पॉकेट बिल्कुल ढीली होने लग गई कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो अब तो इसको घर पे बनाना पड़ेगा। बट क्योंकि 2 हफ्ते में ये काइंड ऑफ लाइक आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका है, तो ही वाज लाइक यार मेरा मन नहीं करता, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। तो इसने क्या किया, इसने मार्केट से पैकेट्स लाना शुरू कर दिए। तो ये वाज टेलिंग में कि हमारे यहाँ पे जैसे तुम्हारे यहाँ पे होता है ना, मसाला मिलता है, तो तुम मसाला ले आओ और छोले उसमें ऐड कर लो, या कोई भी सब्जी उसमें ऐड कर लो, और यू कैन मेक अ गुड वेजिटेबल आउट ऑफ इट। वो क्या करते हैं, वहाँ पे पूरा बना हुआ लाइक छोले वाला पूरा बना हुआ मिक्स हुआ आपको मार्केट में मिलता है, आपको लाना होता है, थोड़ी देर बस उसे पकाना है, एंड दैट सब्जी विल बी रेडी टू ईट, ठीक है। तो वो 3-4 दिन से वही कर रहा है, वो छोले ही मंगवा रहा है रोज़ रोज़ वही हाफ कुक्ड, और उसे थोड़ा बहुत घर पे पका लेता है और वही लेके जाता है ऑफिस में खाने के लिए। सो रेडी टू ईट की कॉन्सेप्ट क्यों आई, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, ही इज़ नॉट मैरिड, उसके पास बीवी नहीं है वहाँ पे, तो फिर वो ऑब्वियसली उसको खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ रहा है। तो यही चीज़ हो गई है इंडियन सोसाइटी में, या बाहर की सोसाइटीज़ में तो पहले भी थी, कि क्योंकि मियाँ बीवी दोनों आर वर्किंग, तो वहाँ पे ज़्यादा खाने का ना टाइम है किसी के पास खाना बनाने का, और ना ही किसी की इंटेंशंस होती हैं, क्योंकि भैया पूरे दिन के थके हुए तुम ऑफिस से गए हो, उसके बाद तुम घर जाके अगर तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है तो ये तो हेक्टिक हो जाएगा ना किसी भी इंसान के लिए। तो पीपल आर प्रेफरिंग रेडी टू ईट सामान, कि भैया मंगवाओ, थोड़ा सा उबालो, वो भी करो और खा लो आराम से। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोसाइटी में चीज़ें चेंज हुई, जिसकी वजह से अलग बिजनेसेस आजकल चलने लगे हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वो थोड़े से डाउन होने लग गए हैं। अब फ्रेश वेजिटेबल का जिसका बिजनेस होगा वो उतना नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि पीपल आर ईटिंग ये वाली चीज़, समझ रहे हैं। सो social में they say sociological factors such as caste structure, mobility of labor, customer needs, cultural heritage, respect for senior citizens, values etc. might have a far-reaching impact on business. सोशोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि कास्ट स्ट्रक्चर, हमारे इंडिया में कास्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चलता है, ये ऊपर वाली कास्ट का है, नीचे वाली कास्ट का है, तो बहुत चलता है। मोबिलिटी ऑफ लेबर किस तरह से मूव कर रहा है, कस्टमर की नीड्स क्या है, कल्चरल हेरिटेज क्या है, सीनियर सिटीजन्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यूज़ कितनी प्रोमिनेंट है आपके वहाँ पे, इन सब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस पे। इन इंडिया एटीट्यूड्स हैव चेंज विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड क्लोथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हुए लोगों का फूड और क्लोथिंग के रिलेटेड जो एटीट्यूड था ना वही चेंज हो गया है।
एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज एंड द इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन। आजकल औरतें भी फैक्ट्रीज में या ऑफिसेज में काम कर रही हैं, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हो गया है। दिस हैज रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा इमर्जेंस में चल रही हैं न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के लिए। रेडीमेड शर्ट, इंस्टेंट फूड, वेंडिंग मशीन्स फॉर टी एंड ईटेबल्स। जैसे पहले क्या होता था, पहले आप कैफेज में रुका करते थे, अब क्या होता है, वेंडिंग मशीन्स होती हैं। इंडिया में अभी भी नहीं है वेंडिंग मशीन्स, ठीक है, जिससे कॉफ़ी निकलती हो या सब होता हो, बहुत ही सिलेक्टेड जगहों पे होगी तो, बट नॉर्मली ये सारी चीज़ें अभी तो नहीं पाई जाती, बट नियर फ्यूचर में माइट भी मिल जाएंगे आपको। तो रेडीमेड शर्ट्स आ रही हैं पहले से, इंस्टेंट फूड वाली चीज़ें आ रही हैं, वेंडिंग मशीनें आ रही हैं। ये सब क्यों आ रही हैं? क्योंकि सोसाइटी की डायनामिक्स बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कल्चरल। कल्चरल में ये क्या बोलते हैं, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, ये वाली एड्स तो आपने देखी ही होंगी ना, जहाँ पे एक परफ्यूम या डीओ की ऐड होती है। परफ्यूम की तो यूजुअली मैंने नहीं देखी है, डीओ की ऐड देखी है। सोचो डीओ को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा देते हैं लोग, जबकि डीओ का क्या ही होता है, 1-1.5 घंटे में उसकी फ्रेगनेंस हवा छू हो जाती है। सो आपने ऐसी ऐड ज़रूर देखी होंगी कि एक लड़का खड़ा हुआ है शर्टलेस और तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, मतलब सारी चीज़ें उड़े जा रही हैं, कहीं कहीं फैल रही हैं। बट ये लड़के का जो डीओ है ना, उसकी खुशबू कहीं नहीं जा रही है, वो एज इट इज है, और उसको देख के लड़कियां इसके पास आ रही हैं। देखिए ऐसी ऐड, आई एम नॉट श्योर कौन से ब्रांड की ऐड है, लेकिन मैक्सिमम डीओस की जो ऐड बनती है ना वो ऐसी ही बनती है, उसमें यही सब दिखाते हैं, ठीक है। अब ये हवाएं चढ़ना, खुशबू रहना डीओ की, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, जब इस शर्टलेस लड़के के पास ये लड़कियां आती हैं जस्ट बिकॉज इसके पास खुशबू आ रही होती है, डीओ की खुशबू से इंप्रेस हो रही है, बताओ जरा। तो ये हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है। क्यों इनअप्रोप्रिएट है? क्योंकि हमारे कल्चर में हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया। आपने क्या किया, अपने एड में लोगों मतलब ऐसा कुछ दिखाया कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, यही हुआ ना। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ एक बैरियर बन जाएगा। आपका जो गुडविल है ना, हो सकता है थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाए। आपने जो नाम बनाया हुआ है ना सोसाइटी में, हो सकता है वो थोड़ा सा डूब जाए, आप फेमस से इनफेमस हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन सर ने एक एडवर्टीजमेंट करी थी। वो गोल्ड ज्वेलरी की बहुत एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। आई गेस उनका पूरा परिवार को ही हायर किया गया है फॉर डूइंग दिस, कि कभी ऐश्वर्या राय भी आ जाती है उनकी ऐड में, कभी उनकी वाइफ भी आ जाती है ऐड में। तो ऐसे उन्होंने कोई एक ऐड बनाई थी जिसमें उन्होंने कुछ शादी का सीन दिखाया था और कुछ शॉपिंग चल रही थी ज्वेलरी की, ठीक है, ज्वेलरी की शॉपिंग थी और शादी का सीन था, ओके। तो हुआ कुछ ऐसे कि कुछ ऐसा दिखाया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ हो गया, मुझे याद भी नहीं अच्छे से, लेकिन इससे काफ़ी सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। काफ़ी सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट चीज़ है जो इस एड में दिखाई गई है, और रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आजकल मुझे ऐसा लगता है इंडिया में लोग कतई ही वेले बैठे हुए हैं, उनको लगता है थोड़ी सी चीज़ हुई है, चलो सड़कों पे उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट कर लेते हैं। आई डोंट नो इतना टाइम इनको मिलता कहाँ से, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जब ये प्रोटेस्ट करने बैठते हैं, ये नॉर्मल लोग जो काम करने जा रहे होते हैं उनके लिए भी एक हिंड्रेंस बन जाते हैं, बिकॉज हम लोगों को फिर पता है इतना मतलब जाम को फेस कर करके जाना पड़ता है अपने वर्क प्लेस तक। सो हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता, बट इंडिया में पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण हुआ ये कि उस कंपनी को इस एड को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। इस एड को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा फोर्सफुली, और फिर उन्हें न्यू एड बनानी पड़ी। आप ये समझिए कि एक बार की एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर कॉलिंग अमिताभ बच्चन एंड हिज फैमिली फॉर द कास्ट पर्पस, ठीक है। तो बेसिकली आपने इतने बड़े
हीरो को, इतने बड़े एक्टर को बुलाया एंड उनसे शूट करवाया और उनकी ऐड को हटवा के अब दोबारा से आपको ऐड शूट करवानी पड़ रही है, दोबारा से खर्चे इनकर होंगे, दोबारा से आपको उतना एक्सपेंडिचर लगाना पड़ेगा एंड तब जाके आपकी नई ऐड बनेगी। और साथ में जो तुम्हारा ब्रांड इनफेमस हो गया वो तो अलग चीज़ है, जो तुम्हारी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई वो तो अलग चीज़ है। सो अगेन ये भी क्या है, लोगों की तुमने कल्चरल भावनाओं को थोड़ा सा हर्ट कर दिया, जिसके कारण तुम्हारे लिए ये क्या बन गया, एक बैरियर बन गया, तुम आगे नहीं बढ़ पाए या तुम्हें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा जस्ट बिकॉज यू डिड समथिंग रॉन्ग कल्चरली। सो कल्चरल बैरियर में ये क्या बोलते हैं, दे से एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स। हर एक सोसाइटी के अपने खुद के कल्चरल वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं और नॉर्म्स होते हैं। If the culture of a society is conducive to creativity, risk-taking and adventurous spirit in such a cultural millennia, entrepreneurship will get encouragement. For example, an entrepreneur will have to keep in mind the cultural reference of the region that he or she is going to cater to. This will enable him or her to get a quicker acceptance in that region. ये बोल रहे हैं कोई भी entrepreneur अगर एक particular region में अपना वो खोलता है, फॉर से अपना एंटरप्राइज खोलता है, अपना वेंचर वो करता है, तो ऐसे सिनेरियो में ध्यान दीजिए उस एंटरप्रेन्योर को उस रीजन की कल्चरल वैल्यूज़ को थोड़ा सा या ध्यान में रखना पड़ता है। रीज़न बीइंग अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस कल्चर के मतलब उस रीजन के लोगों द्वारा कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं होगा और वो शायद हो सकता है उस एंटरप्रेन्योर को उतनी ज़्यादा अहमियत ना दे। तो अगर एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि लोग उसे एक्सेप्ट करें तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन एंड टू अडेप्ट दोज कल्चरल वैल्यूज़ इन हिज बिजनेस। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखिए जिस भी जैसे अगर ये एडवर्टीजमेंट ज्वेलरी वाली किसी और नेशन में दिखाई गई होती तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया वाले लोग रिलीजियस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो वही चीज़ है, जिस रीजन को भी आप टारगेट कर रहे हो, जो भी आपका टारगेट कस्टमर बेस होने वाला है जो भी रीजन से, उस रीजन को एटलीस्ट तुम सेटिस्फाई करो थ्रू योर कल्चरल नॉर्म्स, अडॉप्टेड कल्चरल नॉर्म्स आई शुड से। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में व्हाट दिस से, ओके चलिए रिमेंबर मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड का, राइट। चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर से एक इंसान है जो कि कहाँ का है, यूएसए का है या फिर इंडिया का है, ठीक है, और दूसरा इंसान है जो कि चाइना का है। इनके बीच में ट्रेडिंग चल रही थी, इनके बीच में क्या चल रही थी, ट्रेडिंग चल रही थी। ये मैं प्री कोविड एरा की बात कर रही हूँ, ठीक है, प्री कोविड एरा की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम सबकी लाइफ में कोविड नामक एक चीज आई, पता ही होगा ना सबको क्या है ये, कोविड नामक एक चीज आई। एक्सक्यूज मी, ये इंसान इंडिया का है या फिर फॉर से यूएसए का है, वो इंसान चाइना का है। इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग चल रही थी, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, कस्टम वगैरह सब सही चल रहे थे। बट हुआ ये, फिर कोविड आ गया एंड ऐसा बोला गया, ऐसी अजम्पशन लगाई गई कि कोविड कहीं ना कहीं चाइनीज लोगों की वजह से फैला है, कोविड चाइनीज लोगों की वजह से फैला है, समझे। सो कोविड चाइनीज लोगों की वजह से फैला है। इस बात को सुनते ही इंडिया वाले और यूएसए वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। देवर लाइक क्या कर दिया इन्होंने, मतलब अगर बाकी चीज़ें देखें तो लाइफ और हर चीज़ का तो लॉस हुआ ही हुआ। लेट मी टेक वन गुड कलर, ओके लेट्स टेक दिस ग्रीन कलर। तो लाइफ का लॉस हुआ हर नेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज पड़ी हमारे सबको, ठीक है, लोगों में बहुत क्योस फैल गया था एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमी ने भी तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया ना।
बाकी 3 चीजें तो चलो कोई भी नेशन टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि वो हर एक नेचुरल कैलामिटी या फिर नॉर्मल कैलामिटीज में भी होती हैं। लेकिन इकोनॉमी इतने बुरे तरीके से सफर करना, व्हेन चाइनीज पीपल वर खुद अच्छा एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ इनके यहाँ पे नॉर्मल चल रहा था, इनके यहाँ पे पार्टियां चल रही थी, इनके यहाँ पे मस्ती चल रही थी। हम लोग अपने घरों में 2 साल तक कैद रहे, घर से बाहर कदम रखते हुए हमें डर लगता था। हर अगले कॉल पे वी यूज्ड टू बी स्कैर्ड कि यार अब किसका कॉल आ गया है, अब कुछ ऐसा ना हो गया हो जो नहीं होना चाहिए, राइट। तो हर एक इंसान को बहुत बुरा लगा हुआ था, और हर इंसान को ये सुन के ये चाइनीज लोगों ने फैलाया, चाइना के अगेंस्ट एक हेट्रेड वाली भावना आ ही गई थी, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट ने बोला अब चाइना के साथ हमें ट्रेड करना ही नहीं है। यूएसए गवर्नमेंट ने भी बोला हाँ, चाइनीज लोगों के साथ तो ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में दोनों नेशंस के बीच में जो भी ट्रेडिंग हो रही थी, जो भी कारोबार चल रहा था, वो सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों नेशंस की पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया कि भैया हम एक दूसरे नेशन के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, हमारे बीच में टेंशन्स चल रही हैं जिनके कारण हम नहीं चाहते हैं किसी भी टाइप का बिजनेस दोनों नेशंस के बीच में हो। पाकिस्तान के साथ भी यूजुअली हमारा यही चलता रहता है, जब भी पाकिस्तान पाकिस्तान या हम लोग बॉर्डर पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो उसके बाद दोनों नेशंस की बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है, बहुत बहुत टाइम तक बात नहीं होती है, बहुत बहुत टाइम तक वहाँ के लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते, हमारे यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते। दैट इज सानिया मिर्जा when she got married, तो she was telling, मतलब she was about to get married उस टाइम पे, क्योंकि उनका जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान का है और वो खुद इंडिया की है। तो वो बता रही थी कि मतलब उस टाइम पे इतने टेंशन चलने लग गए थे, मतलब इतना दिक्कत चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम टू गेट मैरिड एट दैट टाइम। तो काफ़ी मतलब शी शेयर्ड इन एन इंटरव्यू कि ऐसा सब हुआ था। तो सोचिए ना कितनी सारी चीज़ें सफ़र करती हैं जब दो नेशंस के बीच में टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली ट्रेड तो सफ़र करेगा ही करेगा, बिजनेस तो सफ़र करेगा ही करेगा। तो ये भी एक बैरियर बन सकता है। मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया में, आप ये ट्रेडिंग कर रहे थे चाइनीज़ लोगों के साथ, तो आपका बिजनेस ठप हुआ ना, मतलब आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस हुआ ना। क्यों हुआ? पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ। सो यहाँ आ जाइए वापस। जैसे It provides the legal framework within which business is to function. ये एक legal framework provide करता है जिसके अंदर business को function करना होता है। The viability of business depends upon the ability with which it can meet the challenges arising out of the political environment. This environment is influenced by political organizations, stability, government's intervention in the business, constitutional provisions. मतलब लॉ में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, नई नई रेगुलेशंस जिस चीज़ की रिगार्डिंग आती है, नॉर्म्स जिस चीज़ के रिगार्डिंग बनते हैं, उन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर अगर आपका बिजनेस कहीं रुक रहा है तो वो आपके लिए क्या कंसिडर की जाएंगी? पॉलिटिकल बैरियर्स कंसिडर की जाएंगी। एग्जाम्पल में दे हैव रिटन वॉर टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज कैन ऑल्सो स्टॉप द ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन होती है या वॉर टेंशन होती है, वॉर टेंशन का मतलब है बहुत इनिशियल लेवल का सोचना कि भैया वॉर हो सकता है। ऐसी टेंशन हमारी 1000 कंट्रीज के साथ रहती है, लेकिन यूजुअली वॉर होता नहीं है। वॉर्स हमने लड़े हैं सिर्फ पाकिस्तान या चाइना के साथ ही, वो भी 4-5 ही, ठीक है, पर उसमें ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। गॉड फॉरबिड दोबारा कभी ऐसा हो नहीं, ठीक है। बट वॉर टेंशन हमारी बहुत बार चलती रहती है अलग अलग नेशंस के साथ। तो यस, जब भी ऐसा कुछ होता है तो ट्रेड उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है दोनों नेशंस के बीच में। और आज की डेट में आप ऐसे मानिए, ऐसा कोई नेशन नहीं है एक्सक्यूज मी, कोई नेशन नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो सारी चीज़ें खुद कर रहा हो। ज़्यादातर नेशंस किसी ना किसी और नेशन के साथ ट्रेडिंग करते ही करते हैं। भैया हर एक रिसोर्स एक पर्टिकुलर नेशन में मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई डोंट नो नॉर्थ कोरिया वाले कैसे वो करते हैं, क्योंकि वो यूजुअली किसी के साथ ऐसे ट्रेडिंग रिलेशनशिप रखते नहीं है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ही क्लोज इकोनॉमी बनाया हुआ है, बट समवट कुछ ना कुछ तो वो भी इधर उधर से लेते ही होंगे ना, ऐसे कैसे सारी चीज़ें खुद से वो करेंगे। सो इंडीड हर एक कंट्री को आज की डेट में दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। और अगर मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उस सिनेरियो में आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर भी करती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पॉलिटिकल बैरियर। यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं सारे एनवायरमेंटल बैरियर्स, ठीक है। जो एनवायरमेंटल बैरियर्स 4-5 हमें पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आ रहे हैं पर्सनल बैरियर्स पे। ये क्या बोलते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं।
They say in a given society, a few people may take up the career of entrepreneurship. Even among the societies which are considered entrepreneurially progressive, only a selected few ventures to set up in their own enterprise. ये बोलते हैं कि भैया देखो, किसी भी सोसाइटी में ना entrepreneurship की कॉन्सेप्ट ना अभी इतनी ज़्यादा भी फेमस नहीं हुई है दैट एवरीबडी वांट्स टू बिकम entrepreneurs. सबको पता है इसमें काफ़ी रिस्क है. दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं ऐसे जिनको रिस्क लेना पसंद होता है, और दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव लोग जिनको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता. जिनको रिस्क लेना नहीं पसंद वो करते हैं 9 to 5 की जॉब कि भैया हमें बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए अपने सर पे, हम जाएंगे 9 बजे ऑफिस, जितना काम हमें मिलेगा 5 बजे हम अपने सारे काम को बंद करके घर वापस लौट आएंगे और चैन की नींद सोएंगे. हमारा वो जो स्ट्रेसफुल जो टाइम रहता है वो 9 to 5 ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा. लेकिन जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के टूवर्ड्स, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे हर अगले कदम पे आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा. ठीक है, वहाँ पे जितना रिस्क है उतना प्रॉफिट भी हो सकता है और माइट भी उतना लॉस भी हो सकता है. सो किसी भी सोसाइटी में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं. नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग. इवन अमंग द सोसाइटीज विच आर कंसिडर्ड एंटरप्रेन्योरियली प्रोग्रेसिव, अगर हम ऐसी सोसाइटीज़ की भी बात करें ना जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी प्रॉस्परस रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब बहुत सारी एंटरप्राइजेस बहुत नाम कमा चुकी हैं, उन सोसाइटीज में भी नॉट एवरीबडी इज रेडी टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हैंड्स. मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब लोगों के एंटरप्राइज काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी नाम कमा रहे हैं. स्टिल इंडिया में हर एक इंसान ऐसा नहीं होगा कि जो सोचे कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, जबकि हम मान रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव है, मतलब एंटरप्रेन्योरियली प्रोग्रेसिव है ये सोसाइटी, बट स्टिल नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन ओपनिंग देयर ओन एंटरप्राइज. ठीक है, परपेचुअल में ये बोलते हैं देर आर सर्टेन परपेचुअल बैरियर्स दैट कैन हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. Lack of a clear vision and misunderstanding of a situation can result in a faulty perception. Having preconceived notion and prejudices against a particular business activity will leave limited choices. अगर कोई इंसान दिमाग में पहले से ही कुछ बिठा के बैठा हुआ है, ऐसे कभी कभी होता है ना, लाइक यहाँ पे आइए, कभी ऐसी कोई सिचुएशन देखी है जहाँ पे ये आप हैं, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है. चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, इट वाज मी एंड इट वाज माय कॉलेज बेस्टी स्मिता. ठीक है, कॉलेज में वी वर गुड फ्रेंड्स. सो स्मिता और मैं ना यूजुअली अपने थॉट्स शेयर किया करते थे रिगार्डिंग एवरीथिंग. हम लोग क्लास बंक करके यही काम किया करते थे. क्लास में हमें बहुत बोरियत लगती थी तो हम वहाँ से निकल के आके, हमारा पार्किंग लॉट जो था ना कॉलेज का वो बहुत सही था, वहाँ पे बहुत सारे झूले वूले लगे हुए थे, तो हम वो स्विंग्स पे बैठ के वी यूज्ड टू डिस्कस लाइफ के बारे में. ठीक है, फिर यहाँ पे इसने एक बार मुझे एक इंसान के बारे में बताया. ठीक है, फॉर से मिस्टर एक्स, नाम नहीं लिख सकती, कहीं गलती से वीडियो देख ली तो वो घर आ जाएंगे. सो मिस्टर एक्स के बारे में स्मिता ने मुझे बताया दैट दिस गाय इज़ वेरी दिस एंड दैट, ये वो दुनिया भर की मतलब बुराइयां की. ठीक है, तो अब इस इंसान के बारे में मुझे स्मिता से पता चला है. आई पर्सनली डू नॉट लाइक नो दिस पर्सन, मुझे नहीं पता है इसके बारे में कुछ भी. आई हैव नेवर मेट दिस पर्सन इन माई लाइफ. पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सालों बाद, कुछ सालों का ब्रेक हुआ, स्मिता CA बन गई, मैं CS बन गई. ठीक है, स्मिता अपने ऑफिस चली गई, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. तो मैं एक कोचिंग क्लास में पढ़ा रही थी, वहां पे आई सॉ दिस गाय, ये भी उस सेम कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा था. ठीक है, स्मिता एंड मी वी यूज्ड टू डिस्कस स्टफ इन कॉलेज, और स्मिता ने मुझे किसी इंसान के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर एक्स के बारे में कुछ बातें बताई थी, और अच्छी बातें नहीं बताई थी इन अ वे. ठीक है, बहुत बकर करी थी. तो उसके बाद शी बिकेम CA, वो अपने ऑफिस में जाना शुरू हो गई, मैं CS बन गई, मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली पढ़ाने के लिए. अब यहाँ पे आई मेट दिस गाय एक्स
एंड ऑब्वियसली वो तो मुझे फर्स्ट टाइम में मिल रहे थे, तो वो भी जानते थे समवॉट मेरा नाम थ्रू स्मिता कि ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, बट वी वर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने ना मतलब बहुत ही प्यार से, मतलब मैं कैबिन में बैठी हुई थी अपने और ये सामने से निकल रहे थे और बहुत प्यार से ही सेड हाय एंड आई वाज लाइक हाँ व्हाटएवर। सीरियसली मतलब आई डोंट नो उस दिन मुझे क्या हुआ था, मैं यूजुअली ऐसा लोगों के साथ करती नहीं हूँ, बट देन जब उन्होंने मुझे इतने एंथुसियास्टिकली हाय वाई किया, तो मुझे स्मिता की वो सारी बातें ध्यान में आ गई कि ही इज़ लाइक दिस, ही इज़ लाइक दैट, ये वो एंड आई कुडंट रिस्पॉन्स लाइक प्रॉपरली। मैंने सीधा मतलब उनको क्लियरली अवॉइड किया, ठीक है, और उनको भी समझ में आ गया कि वह बंदी अच्छे से इग्नोर मार रही है। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी उनको लेके एक फिगर बनी हुई थी, एक पिक्चर बनी हुई थी। कोई नया इंसान अगर मुझे हाई करता ना ऐसे, तो मैं उसको नो डाउट और भी ज़्यादा अच्छे से हाई करती, ठीक है, मेरा ये वो है। कोई मुझे स्माइल पास करता ना, मैं उससे बड़ी स्माइल उसको वापस में पास करती हूँ। लेकिन वहाँ पे उन्होंने इतने अच्छे से मुझे जब हाई बोली, आई कुडंट रिस्पॉन्स प्रॉपरली, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी उनको लेके बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही थी। अब आप मुझे ऐसे बताइए, वो इंसान अगर अपनी अच्छी पिक्चर भी मुझे दिखाना चाहता होगा, या वो इंसान मेरे लिए उतना बुरा नहीं भी होगा, तो क्या मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाऊंगी? द आंसर इज़ नो, नहीं कर पाऊंगी। रीज़न बीइंग, मेरे दिमाग में ऑलरेडी उनको लेके बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस बैठे हुए हैं जिनको मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। यही दिक्कत होती है परपेचुअल बैरियर की। जब हम अपने दिमाग में पहले से ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रख लेते हैं, जब हम अपने दिमाग में पहले से ही कुछ बिठा के बैठ जाते हैं कि भैया ये तो ऐसे ही होगा, या तो इसमें तो यही होता है, इसमें तो वैसे ही होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो हम खुल के उस चीज़ में नहीं सोच पाते हैं, या उसको अनबायस्ड वे में नहीं देख पाते हैं, हम उसे बायस्ड वे में ही देखते हैं। उन्होंने बाद में मेरे भाई के सामने मेंशन भी किया था, माय ब्रदर आल्सो यूज्ड टू टीच इन द सेम कोचिंग क्लास, तो उन्होंने मेंशन भी किया था कि आई सेड हाई टू योर सिस्टर, शी डिडंट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली, बट जो भी है, थैंक्स टू स्मिता जिसकी वजह से मैं नहीं बोल पाई। Anyways, it's written, one should overcome the barrier of selecting a business venture according to one's gender. There is hardly a business left where both the genders have not explored and achieved equal success. ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी एंटरप्राइज अभी तक नहीं छुपा हुआ है जिसमें दोनों जेंडर्स ने अपना अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर नहीं किया और उसमें इक्वल सक्सेस नहीं अचीव करी है। सो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब भी आप कुछ शुरू करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा न्यूट्रल रख के शुरू करो, न्यूट्रल रख के सोचो, मतलब उसको प्लस माइनस सारे देखो उनके, लेकिन बायस्ड मत हो किसी चीज़ को, या फिर पहले से ही अपने दिमाग में कुछ चीज़ें बिठा के मत रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोटिवेशनल। ये बोलता है सस्टेन मोटिवेशन इज एन एसेंशियल इनपुट इन एनी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। लैक ऑफ मोटिवेशन इज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप। मेनी एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट विद enthusiasm, but when they face some difficulties in the execution of their plans, they lose motivation. अच्छा, I'll tell you one thing. So मेरा हमेशा से सपना था मुझे खुद का YouTube चैनल खोलना है, ठीक है। तो मैंने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया। अब ना स्टार्टिंग में ना मैं बहुत एफर्ट्स लगा के वीडियोस बनाती थी, बहुत एफर्ट्स लगा के, ऐसे मानिए कि 4-4, 5-5 दिन लगा देती थी एक एक वीडियो बनाने में, कि यूँ हो जाए कि भाई मेरी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज कमी नहीं है जो लाइक लोगों की सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग ना बैठे। मतलब आई यूज्ड टू वॉच 10-15 वीडियोज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, फिर वो सारी चीज़ें जो दूसरे लोगों ने बोली हैं उन सब का क्रक्स निकाल के जो अपना खुद का पड़ा हुआ है उसके साथ मिक्स करके आई यूज्ड टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग इन वन सिंगल वीडियो, ताकि लोगों को लगे कि भैया अगर इसकी वीडियो देख ली तो वो 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आई यूज्ड टू डू व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो बड़ी मेहनत लगती थी क्योंकि आप पढ़ाई में इतना टाइम दे रहे होते थे, उसके बाद वीडियोस देखते थे, मिक्स करते थे, कैसे बोलना है वो सब सोचते थे, अच्छा खासा टाइम लग जाता था, बट व्यूज़ ही नहीं आते थे, बहुत ही कम व्यूज़ आते थे। और मतलब ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था यार इतने एफर्ट्स लगाए हैं इस वीडियो पे तो व्यूज़ आएंगे, आते ही नहीं थे। तो एक टाइम आया व्हेन आई वाज सो डिस्करेज कि मैंने बोला यार छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा है इसमें,
आप जानते हैं ना, यूट्यूब जैसी चीज़ है या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग जैसी चीज़ें, इट्स मोर अबाउट लक। किसी किसी का तो फर्स्ट वीडियो ऐसे रॉक कर जाता है जबकि कुछ नहीं होता उस वीडियो में, और किसी किसी के 100 वीडियोस भी नहीं रैंक कर पाते हैं। सो मेरा ऐसा था कि 10 एक वीडियो मैंने अपलोड किए थे लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे थे, एंड आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड। दो पीपल यूज टू टेक्स्ट मी कि अरे दिस वीडियो ऑफ योर्स इज़ वेरी नाइस, दिस एंड दैट, बट जब मैं देखती थी वॉच आवर्स इतने हुए ही नहीं होते थे, तो मेरे को लगता था ये बंदे ने सिर्फ देखा है और बस मेरे को ऐसे थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो व्लॉगिंग में भी पीपल से मेरी मॉम को फ़ोन करके अरे आपकी बेटी का वीडियो हम देख रहे हैं, आपकी बेटी का, मैं बोलती यार मेरे व्यूज़ तो आते नहीं है, ये सारे देख क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे भी इनिशियली ऐसा ही होता था, किसी भी न्यू यूट्यूब चैनल के साथ यूजुअली ऐसा होता है, अनलेस एंड अनटिल आपका लक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप फर्स्ट वीडियो से फेमस हो जाए। सो आई वॉज वेरी डिस्करेज, तो आई वेंट टू माई ब्रदर। जब भी मैं डिस्करेज होती हूँ, मेरे को रोना गाना होता है, मैं अपने भाई के पास ही जाती हूँ। तो देख भाई यार इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, कुछ हो ही नहीं पा रहा यार, व्हाट इज़ दिस। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया, लाइक थोड़ा सा पुश दिया कि नहीं नहीं इट्स ओके, होगा होगा, इतनी जल्दी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा हो जाएगा, हर एक उसको चैनल को टाइम लगता है थोड़ा सा बनने में, ये होने में वो होने में। तो ऐसे चलो लेट्स कीप ऑन मेकिंग वीडियोस। पर मैंने ना इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दी, मतलब मैंने जो एफर्ट्स में उतना लगा रही थी वो थोड़े कम कर दिए, और वीडियोज़ की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दी कि लाइक हफ्ते में 1-2 वीडियोज़ डाल रही थी अब। फिर हुआ ऐसा कि 6 मंथ्स बाद आई सॉ कि जो वीडियोस मैंने इनिशियली डाली थी बड़े एफर्ट्स लगा के, वो रैंक कर रही हैं, उनके व्यूज़ ऐसे लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं। आई वॉज लाइक वाओ, लाइक यही तो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे ये तब चाहिए था, बट ये मुझे मिला कब? 6 मंथ्स बाद मिला। एंड फिर आई लर्न दिस थिंग कि भैया यूट्यूब की ये फिलॉसफी है कि भाई आपकी वीडियो कभी भी रैंक करवा सकता है, कोई भी पुरानी वीडियो को उठा के वो किसी भी दिन ऐसे बना सकता है। नॉट नेसेसरी आप जब वो वीडियो उस दिन डाल रहे हैं तो उसी दिन वो फेमस होगी। बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस देखी थी जिसमें दे शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑन मतलब यूट्यूब, तो वो बेसिकली बता रहे थे कि हमारी वो वीडियो उस टाइम पे बिल्कुल पिट गई थी, लेकिन 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमने उसे देखा, और एक बंदा था जिसमें मैंने देखा कि वो मतलब उसका 6 साल पुराना यूट्यूब चैनल था, और उसका वो जो वीडियो था स्पेसिफिकली ही वॉज थिंकिंग अबाउट डिलीटिंग दैट वीडियो क्योंकि वो बहुत पुराना था, लेकिन 6 साल बाद उसका वो वीडियो मिलियंस में चला गया एकदम से, जबकि उसके इनिशियली 4-5 हज़ार व्यूज थे बस। 6 साल लगे उस पर्टिकुलर वीडियो को, और ही वाज टेलिंग मी, मतलब नॉट मी ऑन दैट वीडियो, इन दैट वीडियो सॉरी, कि वो वीडियो से उसने जितना कमाया उसने पूरे यूट्यूब चैनल से, मतलब अपने यूट्यूब चैनल से नहीं कमाया। सोचो। सो आपका लक किस टाइम पे कहाँ पे हिट करता है, यू नेवर नो। तो आपको एफर्ट्स लगाते रहने चाहिए, और मैं यूजुअली देखती हूँ जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ ना, उस टाइम में वो रैंक करें या नहीं करें, लेकिन लेटली वो रैंक करती हैं। थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को आगे बढ़ने में, तो काइंड ऑफ आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। डिफ़िकल्टीज देख के, व्यूज़ कम देख के आप अपने आप को डिस्करेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर केस में तो आप भाई के पास नहीं जाके रोना गाना कर सकते हैं ना, और हर कोई तो नहीं जा सकता ना। ठीक है, मेरे भाई ने तो मुझे समझा दिया, तो आई गॉट दैट मोटिवेशन फ्रॉम हिम, लेकिन हर सिनेरियो में तो आई कांट रन टू हिम ना, कि भाई कहीं मान लो मैं किसी और सिटी में रह रही हूँ, माई ब्रदर इज़ लिविंग इन अनदर सिटी, वहाँ पे तो मैं थोड़ी ना जा पाऊंगी उनके पास मोटिवेशन मांगने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको अपने अंदर से ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि भैया अंदर से मोटिवेटेड रहो कि भैया करना है तो करना है, दैट्स इट। सो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि मोटिवेशन भी एक बैरियर हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्ली मोटिवेटेड नहीं हो, दैट कैन बी अ बैरियर बेसिकली, कि आपने सोचा बट जब आपने कुछ डिफ़िकल्टी देखी तो आप पीछे हट गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। इट सेज sustained motivation is an essential input in any entrepreneurial venture. Lack of motivation is a strong barrier to entrepreneurship. Lack of motivation, motivation ना होना एक strong barrier है entrepreneurship के लिए. Many entrepreneurs start with enthusiasm, but when they face some difficulties in the execution of their plans, they lose motivation. बहुत सारे लोग enthusiasm से start करते हैं, लेकिन जब वो difficulties देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब अपने execution में, plan के execution में उनका motivation क्या हो जाता है, lose हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फेलियर ऑफ अ वेंचर, अगर आपका एक वेंचर फेल हो जाता है तो आप फिर दोबारा कभी स्टार्ट करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, आपको कभी भी थक के हारना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करनी चाहिए।
सो दीज वर सम ऑफ द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन आई विल से कि कंटेंट इतना ज़्यादा आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं प्लस जो पिछले से पिछली वीडियो थी जो मैंने आपके सामने मेंशन की थी उसको अगर आपने देख लिया तो आपको और एग्जांपल्स दिख जाएंगे उसमें। तो दोनों ही एग्जांपल्स को आप कंबाइन करके यू कैन मेक अ गुड आंसर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो एनवायरमेंटल बैरियर्स में 4 चीज़ें ये हो गई, पर्सनल बैरियर्स में 2 चीज़ें ये हो गई। नाउ आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस अगर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नोट्स खरीदने हैं तो उसके लिए गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके एक लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर चले जाइए। फिर भी कोई वीडियो नहीं मिले तो आपको आ जाना है गूगल पे यू हैव टू टाइप magnetbrains.com और आपको ये वेब पेज खुला हुआ दिख जाएगा। इसमें आपको क्लिक करना है CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम में एंड यहाँ पे क्लास 11th पे यूल हैव टू क्लिक। 11th पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे टीचर्स दिख जाएंगे जिसमें यूल हैव टू सिलेक्ट बिजनेस स्टडीज़ देखना है तो ये, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप देखना है तो ये। वॉच नाउ, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। हर पर्टिकुलर चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं दैट यू कैन सी फ्रॉम योर। हर लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड देन जो भी टॉपिक आपको देखना है उस पर क्लिक करके यू कैन सी द होल थिंग और पूरा वीडियो आपके सामने हो जाएगा ऐसे। एंड ये आप देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन, ये तो आपको पता ही है, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स को आपने आज तक जितना प्यार दिया है आगे भी देते रहिए। हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। एंड बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।